आपको नहीं लगता है कि अगर बसपा भी साथ में होती तो रिजल्ट कुछ और होता? अभी हाल में जो हमारे उपचुनाव हुए विधानसभा के, उस विधानसभा के चुनाव में बंदूकों के नोकों के बल पर इंस्पेक्टर महिलाओं की वोट को रोक रहे थे। महिलाओं ने संकल्प लिया कि आपके इस बंदूक की नली से हमारी वोट रुकने वाली नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, हमने देखा कि गिरिराज सिंह जी जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी को गले लगाते हैं और कहते हैं बीजेपी के हनुमान। पाल साहब, बीजेपी की बी टीम किसे मानते? देखिए, एक कभी सामंतवादी लोग, प्रभुत्वशाली लोग धरती पुत्र नेताजी को नमन नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को, डॉक्टर लोहिया जी को, पेरियार जी को, महात्मा फूले जी को, सावित्रीबाई फूले जी को, छत्रपति साहू जी महाराज को ये गालियों से नवाजते हैं। जातियों में किसने बांटा, किसने ऊंचा नीचा बनाया, कहां से छुआ और छूताया? भगवान राम ने भी झूठ बोलने वाले को धिक्कार दिया अयोध्या से कि झूठ बोलने वालों के साथ न जाओ, झांसा देने वालों के साथ न जाओ। तो अयोध्या ही नहीं, पूरा अयोध्या मंडल 5 की 5 सीटें बलात्कार करने वाले लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। जिसकी बेटी, जिसकी वाहन का बलात्कार हुआ, वो जेल में जा रहा और बलात्कारी सड़कों पर घूम रहा। यही रामराज है। आज तक इस धरती पर कोई ऐसा रक्षा मंत्री नहीं पैदा हो पाया आज़ादी के 77 साल बाद भी। ये हमारे देवता हैं, ये हमारे भगवान हैं। पाल समाज के एक बड़े नेता श्री राजकुमार पाल जी, वो हमारे भाई हैं। इतिहास तो हमारे पीढ़ी के लोगों ने नहीं लिखा है। अखिलेश यादव जी को छोड़कर उत्तर प्रदेश का बेहतर मुख्यमंत्री कौन, मायावती जी या योगी आदित्यनाथ? ऑप्शन 2 ही है आपके पास। ये देश अनेक धर्मों से बना है। देश तभी मजबूत होगा जब तमाम किस्म के लोग रहेंगे। बाजार वही सुसज्जित होता है जब अनेक प्रकार की रंग बिरंगी दुकानें दिखाई देती हैं। कितना भी अच्छा संविधान हो, लेकिन सरकारें अगर उसे कायदे से नहीं चलाएंगी, सुविधाओं को गांव तक नहीं पहुंचाएंगी, तो अच्छा संविधान भी खराब हो जाएगा। देश हित में सबको तो साथ आना चाहिए। देश हित में हमारी पार्टी थी, हमारे नेता थे। सिंदूर देने का अधिकार तो केवल पति का होता है। कौन होते हैं हमारे दरवाजे पर आने वाले? अब उसका जवाब महिलाएं देगी। नमस्कार, मैं राधेपाल। आज का ये इंटरव्यू, ये चर्चा बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। आप उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी। पाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो प्रारंभिक जीवन है वो कैसा रहा और राजनीति में आपका कैसे आना हुआ? मैं विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति से जुड़ा रहा और राजनीति से जुड़ने से हमें देश के तमाम महापुरुषों के बारे में जानकारी हुई और वो महापुरुष जो पीढ़ी के हैं, जिनकी सोच शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को आगे बढ़ाने के लिए पेरियार साहब के, और इस देश में छत्रपति साहू जी महाराज जिन्हें राजर्षि की उपाधि मिली थी, उन्होंने जो पिछड़ों और दलितों के लिए एक बड़ा काम किया रिजर्वेशन का, इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर के मैं बाबा साहब और डॉक्टर लोहिया की विचारधारा से जुड़ा और इसे लगातार मैं आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की कोई एक ऐसी विचारधारा जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हो? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और मुख्य रूप से पिछड़ों की भागीदारी के सवाल पर रहा है। 100 में 60 की हिस्सेदारी
पिछड़ों की डॉक्टर लोहिया जी की आवाज़ रही है। और वास्तव में वो पिछड़ा समाज जो 18 से 24 घंटे तक अपने खेतों खलिहानों और जानवरों के साथ काम करता है, उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली। और उस हिस्सेदारी को मान के लेकर के मैं डॉक्टर लोहिया जी के 100 में 60% पिछड़ों को मिले, उस हिस्सेदारी को लेकर के मैं लोहिया जी के विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। क्योंकि पाल साहब, राजनीति में आपका एक बड़ा अनुभव, आप लंबा अरसा हो गया है, तो एक बड़ा अनुभव कहीं ना कहीं है। आपने नेताजी के साथ भी काम किया है जी, और और अब माननीय अखिलेश जी के साथ भी आप जुड़े हैं। क्या अंतर देखते हैं दोनों की कार्यशैली में? धरती पुत्र के नाम से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। धरती पुत्र नेताजी ने इस देश कि उन लोगों के लिए काम किया जो वास्तव में झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, खेती किसानी में रहते थे, दूसरों के खेत में काम करने वाले मजदूर लोग रहते थे। उन्हें जब अवसर मिला तो ऐसे लोगों को आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम सारी योजनाएं दे करके, चाहे वो किसानों को आगे बढ़ाने की बात हो, विद्यार्थियों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, हर क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। किसानों के लिए सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती खाद की व्यवस्था, नौजवानों के लिए पढ़ाई सस्ती हो, महिलाओं के लिए उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कन्या विद्या धन जैसी योजना दिया। तो इस प्रकार से नेताजी के कार्य बहुत ही सुपर रहे हैं। और आगे चल कर के जब समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आदरणीय अखिलेश जी के हाथों में आया और युवाओं की वो ताकत बने कि पूरे प्रदेश में एक हुजूम बना, उत्तर प्रदेश में युवा उनके साथ जुड़ा, क्योंकि युवाओं की नौकरियों के प्रति ये बहुत सचेष्ट रहे। हमेशा अपनी सरकार में नौजवानों के लिए काम किया, नौकरियों के दरवाजे खोल दिए थे। इसलिए नेताजी जब नौजवानों और महिलाओं के लिए कन्या विद्या धन जैसी योजना दिया तो और तमाम टेक्निकल चीज़ों की जानकारी के लिए कि बच्चे कैसे आईएएस बनेंगे, कैसे पीसीएस बनेंगे, अन्य सर्विसेज में कैसे जाएंगे, तो इन्होंने लैपटॉप की भी व्यवस्था दी पूरे उत्तर प्रदेश में। और लैपटॉप में ऐसी व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था के तहत लोगों को तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, राजनीति के बारे में, व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ होती हैं। इस प्रकार से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा रही है और लोहिया जी की विचारधारा रही है, उसी रास्ते पर चल कर के धरती पुत्र नेताजी ने काम किया। और धरती पुत्र नेताजी के सपनों का भारत बने। लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा के सपनों का भारत बने, उस व्यवस्था में आदरणीय अखिलेश यादव जी लगे। लोकसभा चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं बहुत शानदार रहा समाजवादी पार्टी के लिए, पीडीए के लिए। क्या 2027 विधानसभा के चुनाव में आप ये रिपीट कर पाएंगे? 2024 का लोकसभा का चुनाव इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आम जन को झांसे में डाल करके, झूठ बोल करके सत्ता हासिल की और सत्ता हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बदलाव आया,
जो चीज़ें उन्होंने कही उसको किया नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा इस देश के शोषितों वंचितों के सपनों का भारत बनाने वाला संविधान को ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खतरे में डाल दिया। भारत का संविधान समाप्त हो जाए, इस मुहिम में भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे आए और 400 के पार लोकसभा सीटें मांग करके यह बात साबित कर दिया कि देश में बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सूत्री संविधान रहेगा। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के तमाम उन साथियों को, कार्यकर्ताओं को, किसानों, नौजवानों, महिलाओं को, मजदूरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में जिस मजबूती के साथ संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को पाने के लिए जनता ने वोट दिया। इंडिया अलायंस 43 सीट पाई, समाजवादी पार्टी 37 सीट पाई और इससे भी बढ़ करके अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी लगन है, तन्मयता है कि अभी लोकसभा की सीट से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें अपने संगठन को और मजबूत बनाना है। संगठन को मजबूत करके हम बूथों पर जाएंगे और उस बात को बताएंगे जो नौजवानों के नौकरी के साथ पेपर लीक हुआ। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, पेपर लीक के बहाने मजबूत लोगों को, अर्थव्यवस्था में जो मजबूत हैं, नौकरी खरीदने वालों को नौकरी न मिल सके, बल्कि मेहनत करने वाले बच्चे जो कॉम्पिटिटिव हैं, वास्तव में वो प्रतियोगी हैं, जिनका हक बनता है मेहनत करने पर, उन्हें वो नौकरी मिले। इस बात को लेकर के 2027 का चुनाव पूरी तरह से संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ ये चुनाव होगा और भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में जीत करके आएगी और उसके मुख्यमंत्री जिन्होंने संकल्प लिया है कि भारत का संविधान ही इस देश का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसे बनाए रखना, जिसे मजबूत करना, उनके विचारों को आम जन तक ले जाना, ज़मीन पर उतारना, ये काम करने वाले, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने की विचारधारा रखने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। बहुत शानदार। इसी में मेरा एक और क्वेश्चन है कि प्रदर्शन आपका लोकसभा में बहुत बढ़िया रहा, गठबंधन का, महागठबंधन का जो था, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर बसपा भी साथ में होती तो रिजल्ट कुछ और होता? सच है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। समाजवादी पार्टी सत्ता में रह करके वो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन चाहती है। ये राजनीतिक, सामाजिक जब हमारा परिवर्तन होगा तो गरीबों में खुशहाली आएगी। बाबा साहब डॉक्टर मानने वाले लोग जितने हैं, वो सब समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। जो लोग सामंतवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी का कोई रिलेशन नहीं है, कोई साझा नहीं है। इसलिए इस समय लोकतंत्र को आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा डाला गया है। लोकतंत्र की जड़ें में या तो दीमक लग गए होंगे या तो मट्ठा डाल करके लोकतंत्र के पेड़ को सुखाया जा रहा है। जब 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारी जीत इंडिया अलायंस की हुई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुई, तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में शासक हैं,
इन्होंने किसानों की वोट को, नौजवानों की वोट को, महिलाओं की वोट को रोकने का काम किया। 2000 अभी हाल में जो हमारे उपचुनाव हुए विधानसभा के, उस विधानसभा के चुनाव में बंदूकों के नोकों के बल पर इंस्पेक्टर महिलाओं की वोट को रोक रहे थे। महिलाओं ने संकल्प लिया कि आपके इस बंदूक की नली से हमारी वोट रुकने वाली नहीं है। इतनी जबरदस्ती कि पीठासीन अधिकारी तक फैजाबाद के मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव में, अन्य उपचुनाव में पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से वोटें डाली गई हैं। तो लोकतंत्र की हत्या पूरी तरह से हो रही है। अब समाजवादी पार्टी के जाबाज लोग हैं, पूरी धैर्य और साहस के साथ जो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर जाना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश काफ़ी पीछे जा चुका है। उसे फिर रास्ते पर लाने के लिए किसान मजबूत हो तो उसे जब पानी सस्ता मिलेगा, बिजली सस्ती मिलेगी, खाद सस्ती मिलेगी, विद्यार्थी तब मजबूत होगा जब उसकी किताब, कलम, स्याही सस्ता होगा। ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी के लोगों ने करके दिखाया। दवाई, पढ़ाई और सिंचाई, ये मुफ्त की व्यवस्था समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया, और वही उल्टा काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। उल्टा, ना तो दवाई सस्ती है, ना तो पढ़ाई सस्ती है, और न तो सिंचाई सस्ती है। इस मुहिम में समाजवादी पार्टी आगे है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, हमने देखा कि गिरिराज सिंह जी जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी को गले लगाते हैं और कहते हैं बीजेपी के हनुमान। पाल साहब, बीजेपी की बी टीम किसे मानते? देखिए, ये नफरत पैदा करने वाले लोग जिनका आपने नाम लिया, मैं तो ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। ये नफरत पैदा करवाने वाले लोग, क्योंकि ये आरएसएस की सोच है कि आदमी को 5 चीज़ों से कमज़ोर कर दो तो वो गुलाम हो जाएगा। ये देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। कौन सी चीज़? जैसे शिक्षा है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से आम जन को, गरीब को कमज़ोर बनाना चाहती है। जब शिक्षा से चीज़ों पर जीएसटी लगेगी तो गरीब आदमी कहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, कहाँ से विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनेगा। इसलिए वो चाहती है कि शिक्षा कमज़ोर है, उसे धन से कमज़ोर कर दो, लोगों का रोज़गार छीन लो, लोगों की नौकरियां छीन लो, लोगों को नौकरी ना दो, तो धन से भी कमज़ोर करना चाहती है। और साथ ही साथ हमारा सांस्कृतिक बल होता है। सांस्कृतिक बल वह हमारा है जो हमें महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है, जैसे धरती पुत्र मुलायम सिंह जी से। एक कभी सामंतवादी लोग, प्रभुत्वशाली लोग धरती पुत्र नेताजी को नमन नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को, डॉक्टर लोहिया जी को, पेरियार जी को, महात्मा फूले जी को, सावित्रीबाई फूले जी को, छत्रपति साहू जी महाराज को ये गालियों से नवाजते हैं। इनके महापुरुषों की विचारधारा को खत्म कर दो, ये आरएसएस के लोग चाहते हैं। हम उन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे हैं कि जब हमारे महापुरुषों का सम्मान होगा, इनकी विचारधारा देश में रहेगी, वह तबका जो सदियों से शोषित वंचित पीड़ित रहा है वो आगे बढ़ेगा। मनोबल को तोड़ देते हैं। हिटलर वाली व्यवस्था, स्वतंत्र भारत में इनके पौराणिक ग्रंथों की बात करिए तो ठीक है,
इनके पौराणिक ग्रंथों की बात न करिए तो देशद्रोही है। तो इसलिए ये नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में दिया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, कहीं दिखाई दे रही है? जातियों में किसने बांटा? इस देश की मानव श्रृंखला को जातियों में किसने बांटा? किसने ऊंचा नीचा बनाया? कहां से छुआ और छूताया? ये सब व्यवस्था अब हमारे पीढ़ी के लोग समझ गए हैं। न अपने महापुरुषों का अपमान सहेंगे, बल्कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा करके समाजवादी विचारधारा पर, जिससे कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, उसके चेहरे पर मुस्कान आवे, उसके लोग भी प्रोफेसर बने, उसके लोग भी कलेक्टर बने, उसके लोग भी एसपी बने, उसके लोगों को भी हर क्षेत्रों में अपनी प्रमुख भागीदारी मिले। इसलिए अब नौजवान, महिलाएं, किसान सब एक लाइन पर समाजवादी पार्टी के ऐसे योद्धा श्री अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बड़ी मजबूती से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी या आरएसएस का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय लोकतंत्र के हत्यारों का पीछा आम जनता करने जा रही है। जब बात चुनाव की आती है, चुनाव के दौरान और ख़ासकर ऐसा कहा जाता है कि पीडीए, महागठबंधन, तमाम दलों का एक समूह और इसके अगेंस्ट लड़ रहा है एक अकेला सत्तर भाई, ये कहाँ तक सार्थक है? समाजवादी पार्टी का कोई अलायंस नहीं, कोई गठबंधन नहीं। समाजवादी पार्टी का जनबंधन है। ये जनबंधन जो समाज से भाईचारा खत्म किया गया है, जो नफरत फैलाया गया है, उस नफरत की मुहिम में समाजवादी पार्टी के नेता ने जनबंधन की बात किया है। हम जन में बंधुता लाएंगे, जन में भाईचारा लाएंगे। यही जन बाबा साहब के विचारों को प्रमुखता से पालन करेगा और उसको आगे ले जाएगा। मेरा प्रश्न अब भी वही है कि बात होती है पीडीए की, बात होती है महागठबंधन की, लेकिन बात कहीं ना कहीं एक हटा दी जाती है कि एनडीए भी है। कहते जी एनडीए और पीडीए, एक फेस लाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। एनडीए और पीडीए में क्या अंतर है उसको समझ लीजिए। एनडीए नकारात्मक सोच की है, निगेटिव सोच की है, जो न शिक्षा पर ध्यान, न नौकरी पर ध्यान, न खेती पर ध्यान, उसका ध्यान महंगाई बढ़ाना। पीडीए पॉजिटिव सोच है, जिसकी सोच सकारात्मक है। शिक्षा मजबूत हो, नौकरी मजबूत हो, मन मजबूत हो, महापुरुषों की विचारधारा खत्म न की जाए, वो मजबूत हो, तो ये पीडीए की सोच है। एनडीए की सोच ही महात्मा गौतम बुद्ध जी की जो विचारधारा चली, बौद्धिस्ट, उसी विचारधारा के ग्राउंड पर नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। उस नालंदा विश्वविद्यालय में जो बौद्ध साहित्य थे, वो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और जो देश में गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी को समाप्त करने की विचारधारा बौद्ध साहित्य में रही है। मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध साहित्य को समाप्त करने के लिए आग को कौन लगाया था? कौन लाइब्रेरी जला दिया था? आज पीडीए के लोग सब अपनी लाइब्रेरी अपने महापुरुषों की बना रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पीडीए के तमाम ऐसे लोगों को
जो सही चेतना का संचार करने के लिए अपने लोगों में जाकर के अपने साहित्य का, अपने महापुरुषों के विचारों को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पीढ़ियों को समाप्त करने वाले लोगों को क्या चाहिए? उन्हें जब भगवान के दरबार से सबका कल्याण है, भगवान राम ने भी झूठ बोलने वाले को धिक्कार दिया अयोध्या से कि झूठ बोलने वालों के साथ न जाओ, झांसा देने वालों के साथ न जाओ। समाजवादी विचारधारा के माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के मुस्कान पर जाए, ऐसी विचारधारा के व्यक्ति को जिता देना, तो अयोध्या ही नहीं, पूरा अयोध्या मंडल 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी के द्वारा दिए हुए सभी प्रत्याशियों को जिता करके समाजवाद की ताकत को मजबूत किया, बाबा साहब की ताकत को मजबूत किया और धन्यवाद दिया कि भगवान राम का संदेश हम माथे लगाते हैं, जो उन्होंने पूरी जनता को भलमानस के साथ सद्बुद्धि दिया कि झांसा देने वालों से दूर रहना, और जनता ने झांसा देने वालों से अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी। आपको क्या लगता है कि कहाँ तक जो है ये सफल हो पाएगा और जातिगत जनगणना सार्थक कैसे हो सकती है? जातिगत ये जो जनगणना है, ये बाबा साहब के विचारों से सार्थक हो सकती है, डॉक्टर लोहिया के विचारधारों से सार्थक हो सकती है, जो देश की जनता को देश के तमाम पहलुओं पर उनके हिस्सेदारी देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण नहीं देना चाहती है, जो आरक्षण नहीं देना चाहती है उसकी जातिगत जनगणना कैसे सफल होगी? अभी उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों में महिला सशक्तिकरण के नाम पर बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए, और जब 9 विश्वविद्यालयों में वीसी नियुक्त करने की बात आई, वाइस चांसलर बनाने की बात आई, तो उन्हें 9 विश्वविद्यालयों में एक भी पीडीए की महिला नजर नहीं आई, एक भी पीडीए की वीसी नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से अपने जन्म को बताना चाहता हूं कि आज़ादी के 77 साल बाद, आज़ादी के समय में पैदा होने वाला बच्चा आज बूढ़ा होने के कगार पर है, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। आज विश्वविद्यालयों में कोई भी पीडीए का प्रोफेसर क्यों नहीं? बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कहता है सभी के लोग प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन आज़ादी के बाद 77 साल बीत जाने के बाद हमारे प्रोफेसर क्यों नहीं विश्वविद्यालयों में? प्रधानमंत्री के कार्यालय में हमारा कोई प्रमुख नहीं है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में हमारा कोई प्रमुख नहीं है। ये 90% आबादी के लोग अब अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। वो हिस्सेदारी आदरणीय अखिलेश यादव को मजबूत करके जो हिस्सेदारी सबकी देना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय की राज की स्थापना के माध्यम से सबको सम्मान और इज्जत देना चाहते हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और मजबूती की पहल 2027 में होगी, फिर आगे का कारवां फिर हम लोगों का पूरे देश के लिए चलेगा। श्री अखिलेश जी ने एक स्टेटमेंट दिया था थाना ठाकुर का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये उनका अपना स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट जन का है। इन्होंने झूठा स्टेटमेंट दिया भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2012 के बाद 2013 में एक झूठा जादुई यंत्र चलाया। लोक सेवा आयोग से 6 यादव एसडीएम हुए थे। फिर इन लोगों ने अच्छा, केवल 2013 में केवल 6 यादव एसडीएम हुए थे। लोक सेवा आयोग का रिजल्ट उठा करके देख लीजिए। 2013, 14, 15 तक 15 यादव एसडीएम हुए थे।
इन्होंने 46 को 56 बता दिया। और यही नहीं, इनकी पूरी मीडिया संचालित हुई। अमर उजाला का हेड पत्रकार संचालित कर दिया कि यहां यादव याद हो गया। लोक सेवा आयोग में यादव आयोग लिख दिया गया। आनन फानन में हाई कोर्ट में लोग चले गए। हाई कोर्ट ने भी आनन फानन में सीबीआई जांच लोक सेवा आयोग का करा दिया। कहीं भी एक रिजल्ट गड़बड़ नहीं आया। वो 46 में 56 नहीं, 6 यादव एसडीएम हुए थे, 6 यादव एसडीएम हुए थे। उस बात को आज भी झूठ बोल रहे हैं। अभी 2023 में विधानसभा की सदन में, लोकसभा के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिर वही 46 में 56 की बात किया। तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के न्याय के पुरोधा, उन्होंने कहा सदन के पटल पर उस रिजल्ट को लाओ। 46 में 56 एसडीएम यादव वाला पटल पर लाओ। लेकिन आज भी वर्तमान मुख्यमंत्री के पास कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट है तो 2013 में 6 एसडीएम का, 56 में 46, 56 में 46 जो बोल रहे। आज इनके समय में कौन सा आयोग लिख दिया जाए? 8 साल में 150 के लगभग इनके लोग एसडीएम हुए। नाम लिख दिया जाए किसका आयोग है, थाने पर किसका आयोग चल रहा है, लिख दिया जाए। जिलाधिकारी कौन है, लिख दिया जाए। एसपी कौन है, लिख दिया जाए। तो आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था सरकार की चल रही है वो पूरी तरह से शून्य है। कानून का राज्य स्थापित है। अपराध बढ़ा, बलात्कार बढ़ा। बलात्कार करने वाले लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। जिसकी बेटी, जिसकी बहन का बलात्कार हुआ वो जेल में जा रहा और बलात्कारी सड़कों पर घूम रहा। यही रामराज है। क्या भगवान राम ने यही कहा था कि मासूम बेटियों की इज्जत लूटी जाए, मासूम लोगों का सम्मान ना हो? ये रामराज्य नहीं था। रामराज समानता का होता है, समता का होता है, बंधुता का होता है, गैर बराबरी का होता है। जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी तब तक पीडीए के लोग इस गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए और जाति जनगणना की मुहिम, ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। वो आरक्षण नहीं देना चाहती है, हमारे पीडीए के महापुरुषों का सम्मान नहीं करना चाहती है। धरती पुत्र जिन्होंने बहुत कुछ दिया, रक्षा मंत्री पद पर रह करके, आप जानते हो कि टोपी आ जाया करती थी। देश का नौजवान देश के लिए शहीद हो जाता था, सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह ने उन सेनानियों को जितना सम्मान किया, आज तक इस धरती पर कोई ऐसा रक्षा मंत्री नहीं पैदा हो पाया आजादी के 77 साल बाद भी। ये हमारे देवता हैं, ये हमारे भगवान हैं। अभी यही महाकुंभ का आयोजन इलाहाबाद में था। हमारे महापुरुष को एक कहते हैं तो संत था अयोध्या का, वो गाली दिया। हम इनकी गालियां बर्दाश्त करेंगे? हमारे देवता को, हमारे भगवान को कोई गाली देगा तो हम गालियां बर्दाश्त करेंगे, हम इनकी पूजा करेंगे। ऐसे संतों का हम बहिष्कार करेंगे, ऐसी विचारधारा का बहिष्कार करेंगे जो पीडीए के लोगों को अपमानित करने का काम करेंगे। अभी पिछले कुछ दिन हुए हैं, पाल समाज के एक बड़े नेता श्री राजकुमार पाल जी,
जिन्होंने अपना दल प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया है और पार्टी भी छोड़ा है, तो आपका क्या प्रयास रहेगा उनको साथ लाने का या ऐसा कुछ? वो हमारे भाई हैं, हमारा काम है पूरे समाज को एकत्रित करके संविधान की रक्षा के लिए एक करना। कहीं उनकी विचारधारा कुछ समय पूर्व रही होगी सामंतवाद को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए। हमारे भाई के समझ में आ गया, हमारे साथ है। मैं उसका पूरा स्वागत करता हूं कि संविधान को मजबूत करने की एक ताकत ऐसे साथी के माध्यम से मिलेगी, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। सांसद रामजी लाल सुमन प्रकरण में आप क्या कहेंगे? सांसद रामजी लाल सुमन संविधान के मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं। अब इतिहास लिखने वाला कोई हो सकता है, इतिहास तो हमारे पीढ़ी के लोगों ने नहीं लिखा। हमारे पीढ़ी के लोगों ने इतिहास नहीं लिखा, ये तो इतिहास रचने वाले पीढ़ी के लोग होते हैं, उन्हीं का लिखा हुआ इतिहास है जो सांसद रामजी लाल सुमन ने पढ़ा है। तो अपने इतिहास को अच्छा सा लिखना शुरू कर दे, नहीं तो जो इतिहास में लिखा मिलेगा वही लोग पढ़ेंगे, वही लोग गाएंगे। हाँ, इतिहास वो पढ़ना जानते हैं, तो हमारे पीढ़ी के लोग भी इतिहास पढ़ना जान चुके हैं। जरूरत पड़ने पर ये हमारे पीढ़ी के लोग अपनी आवाज को तेज करेंगे। पाल साहब, माननीय अखिलेश यादव जी को छोड़कर उत्तर प्रदेश का बेहतर मुख्यमंत्री कौन, मायावती जी या योगी आदित्यनाथ? हमारे लिए एक ही निशाना है। महाभारत में जिस प्रकार से, ऑप्शन दो ही है आपके पास। महाभारत में जिस प्रकार से अर्जुन को मछली की आंख दिखाई पड़ रही थी, उसी प्रकार से हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं, केवल एक नेता जो संविधान की रक्षा करने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, सामाजिक न्याय को देने वाले हैं। उनका एक ही नाम है, सर्वप्रिय नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी। देश पहले या धर्म, किसे मानते? अगर धर्म और देश की बात आती है, आजकल बहुत चर्चा हो रहा है, जातिवाद धर्म, तो पाल साहब किसे मानते? ये देश अनेक धर्मों से बना है। देश तभी मजबूत होगा जब तमाम किस्म के लोग रहेंगे। बाजार वही सुसज्जित होता है जब अनेक प्रकार की रंग बिरंगी दुकानें दिखाई देती हैं। तो उसी प्रकार से ये देश है, जब देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहेंगे, विभिन्न प्रकार के विचार हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, तो ऐसे लोगों से ये देश बना है। ऐसे लोगों के लिए भारतीय संविधान बना है कि भारत एक ऐसे बगीचे के समान रहे जिसमें हर प्रकार के रंग बिरंगे फूल महकते हुए नजर आवें। उन फूलों की महक में कहीं भी कोई अंतर न आवे, कहीं गैर बराबरी न आवे। वही समाजवाद की बगिया आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको मजबूत कर रहे हैं कि हर डाली में ऐसा पुष्प आवे कि सभी लोग उस पुष्प को अंगीकार करके आगे बढ़ सकें। अब तक का बेहतर प्रधानमंत्री कौन? अब तक का बेहतर प्रधानमंत्री पीडीए के लोगों के लिए जो काम किया हो, मैं समझता हूं कि देश की मजबूती के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए कांग्रेस भी आई, उसने काम किया, आगे बढ़ाया। कुछ लोग बनाना चाहे तो कुछ लोग संपत्तियों को बेचना चाहें, जैसे आज वर्तमान सरकार
संपत्तियों को, तमाम सारी संस्थाओं को बेच रही है। और मैं समझता हूं कि अभी तक पीडीए के लोगों के लिए केंद्र में बेहतर सरकार नहीं आई है। न इस देश का किसान अभी मजबूत हुआ है, कर्ज पर कर्ज लदा जा रहा है। न इस देश का प्रतियोगी मजबूत हो रहा है, न नौजवान मजबूत हो रहा है, न व्यापार मजबूत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब किसान मजबूत होगा, किसान इस देश की रीढ़ ही है, 18 से 24 घंटा मेहनत करके अन्न पैदा करता है। उसकी मजबूती के लिए क्या किया? किसान आत्महत्याएं कर रहा है। क्यों आत्महत्या कर रहा? ये सवाल सब सरकार को देना चाहिए। जो बाबा साहब की मंशा के अनुरूप काम कर सके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा ना, संविधान सोचते समय कि कितना भी अच्छा संविधान हो, लेकिन सरकारें अगर उसे कायदे से नहीं चलाएंगी, सुविधाओं को गांव तक नहीं पहुंचाएंगी, तो अच्छा संविधान भी खराब हो जाएगा। संविधान गड़बड़ भी है, लेकिन सरकार अच्छी है तो खराब से खराब संविधान भी अच्छा संविधान बन सकता है। भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे सर्वोच्च संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है। इसके आदर्श अच्छे हैं, इसके मूल्य अच्छे हैं, लेकिन भारत के लोकतंत्र में, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जिस लोकतंत्र में भारत की संसद में संविधान की विचारधारा चलनी चाहिए, उसी लोकतंत्र में, उसी नई संसद में भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश के प्रधानमंत्री संविधान नया स्थापित करके सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है। जिस कुलीन तंत्र को, जिस राजतंत्र को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर लोहिया जी, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने सपने में भी कभी नहीं स्वीकार किया। आज वही लड़ाई तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आदरणीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, जो सपना बाबा साहब डॉक्टर लोहिया जी का और धरती पुत्र जी का रहा। वर्तमान प्रदेश सरकार को पाल साहब 10 में से कितना नंबर देंगे? हमारे पास कोई नंबर नहीं, उनके पास कोई नंबर? जीरो, जीरो नंबर, जीरो, शून्य। अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उस पर आप की क्या प्रतिक्रिया होगी? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के उन सपूतों को बहुत बहुत नमन करता हूं और उनके जाबाज कार्यों की बहुत प्रशंसा करता हूं। और बीजेपी के लोगों ने बड़ी बड़ी आवाज़ दी थी, जो एक सर काटेगा हमारे सैनिकों का, उसका 10 सर काट करके लाएंगे। उसके बदले में देश को क्या मिला? पुलवामा मिला। उसके बदले में क्या मिला? अभी इसमें पहलगाम मिला। ये लड़ाई छिड़ी थी तो छिड़ जाती। हमारे नेता तो कहते हैं कि आतंकवाद जड़ से समाप्त हो। जड़ नहीं रहेगा तो डाली नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी डालियों से खेलती है। हमारे नेता आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। जड़ से समाप्त करने के लिए हमारे नेता ने उनका साथ भी दिया था, लेकिन इसलिए नहीं कि रास्ते में चलते रहो, सीज फायर ब्रेक हो जाए। देश हित में सबको तो साथ आना चाहिए। देश हित में हमारी पार्टी थी, हमारे नेता थे, जी। लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए कि नहीं, रास्ते में ही सीज फायर ब्रेक हो जाए। अब आम जनता, आम महिलाएं समझ रही हैं। महिलाओं को आप देखो, यूट्यूब पर तमाम
बातें तो कर रही जो हैं, सिंदूर बांटने की बात चली थी, तब महिलाएं उसका जवाब दे रही हैं। आप यूट्यूब पर देखो कितनी महिलाएं आ रही हैं, कितना सब कुछ बातें कर रही हैं। कि घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। तो अपना कर्तव्य बता रही है कि सिंदूर देने का अधिकार तो केवल पति का होता है। कौन होते हैं हमारे दरवाजे पर आने वाले? अब उसका जवाब महिलाएं देगी। 2027 चुनाव अगर आप फाइट करते हैं, सरकार बनाते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? हमारी प्राथमिकताएं खेत में काम करने वाले लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो, जैसे कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। वो मजदूर कड़ी मेहनत करके 400 रुपया भी नहीं कमाते, उनकी मजदूरी बढ़े, आगे बढ़े, उनके भी बच्चे अच्छे से पढ़ें, उनकी शिक्षा फ्री हो जाए, उनकी बिजली फ्री हो जाए, लोगों को नौकरी मिल सके, प्रतियोगी छात्र भटक रहे हैं, नौकरियां मिलना शुरू हो जाएं, नौकरियां न मिले, बच्चा पेपर दे करके आए, पता चली कि पेपर लीक हो जाए, पेपर लीक वाला मामला न रहे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हमारी प्राथमिकताएं हैं। व्यापार मजबूत हो, उद्योग मजबूत हो, मुरझाए हुए चेहरों में खुशहाली आए, उस सारे खुशहाली के रास्ते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का नसीब 2027 में आएगा कि हर चेहरों पर खुशहाली आएगी। पाल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिमोट कंट्रोल से चल रहे हो? क्या ऐसा है? रिमोट कंट्रोल जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में नहीं है, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा में नहीं है, धरती पुत्र नेताजी की विचारधारा में नहीं है। वही विचारधारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में है। आप बताओ, ये जो सपना था कि झोपड़े में रहने वाला का बेटा भी कलेक्टर बन जाए, उसे हकीकत पर लाने का काम तो नेताजी ने किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अंतिम बात बता रहा हूं, उसके बाद बंद करिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब नेताजी उभर करके आए, मुख्यमंत्री बने, गांव का कोई भी व्यक्ति लोक सेवा आयोग की एसडीएम बनाने वाला, जो हमारा आयोग है, गांव का आदमी एसडीएम नहीं बन पाता था। गांव का आदमी नायब तहसीलदार और तहसीलदार नहीं बन पाता था। क्यों? क्योंकि गांव की जो पढ़ाई होती थी वो हिंदी मीडियम से होती थी। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाला बच्चा वो एसडीएम नहीं बन पाता था। लोक सेवा आयोग में एक अनिवार्य रूप से पेपर होता था कि उस परीक्षा में पास होना जरूरी है, तब आप एसडीएम बन पाओगे, पीसीएस बन पाओगे। वो था अंग्रेजी का पेपर। अंग्रेजी के पेपर को अनिवार्य रूप से पास करना पड़ता था। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाला बच्चा हर विषयों में टॉपर हो जाता था, यहाँ बैरियर लग जाता था, अंग्रेजी में बैरियर लग जाता था, इसलिए एसडीएम कभी नहीं बन पाता था। धन्यवाद धरती पुत्र नेताजी ने उस अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया लोक सेवा आयोग से, तब जाकर के ये पीडीए के लोग, गांव के लोग, कोई भी हो, एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार बनना शुरू हुआ। नहीं तो नसीब नहीं हो रहा था गांव के लोगों को एसडीएम बनने के लिए। केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाला, अंग्रेजी माध्यम से कौन पढ़ेगा? किसके पास स्कूल है? ये पूंजीवादी व्यवस्था के लोग, बड़े बड़े लोग अपने बेटों और बेटियों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा करके एसडीएम और कलेक्टर बना लेते थे। लेकिन गांव गरीब का आदमी सोच नहीं पाता था अपने बेटी और बेटियों के लिए। इसको तो नेताजी ने अंग्रेजी की अनिवार्यता लोक सेवा आयोग से समाप्त कर दिया कि अंग्रेजी में चाहे फेल रहो चाहे पास रहो, अन्य विषयों में आपकी मेरिट्स है तो आप पीसीएस के हकदार हो। बहुत शानदार।
ये व्यवस्था नेताजी ने दिया। इसलिए ये व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। इनकी पर्सनालिटी को आंका नहीं जा सकता। अपार है, अनंत है। वही अपार और अनंत की संकल्पना आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। चलिए, बहुत शानदार पाल साहब, लेकिन समय की अपनी एक सीमाएं हैं। अंत में जनता जनार्दन से कुछ कहना चाहें तो? मैं जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से देश के संविधान, लोकतंत्र और ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी के आरक्षण को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों का सम्मान करने के लिए लोकसभा के 2024 के चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बाबा साहब का सम्मान बढ़ाया, डॉक्टर लोहिया जी का, नेताजी का सम्मान बढ़ाया। उसी मजबूती के साथ और भी मजबूत होकर के 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार लाएं और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। यही हमारा अंतिम संदेश है। चलिए पाल साहब, अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। मेरी तरफ से